ओके सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे बच्चों। आइए सर, हम पढ़ रहे थे कहां पर, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट के क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन नंबर 24 से हमको करना था बेटा। आइए बच्चों, हाँ बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 24, आओ बच्चों। Explain the meaning of consignment note. Explain the meaning of consignment note in relation to a GTA and states its contents as per provisions of CGST Act. भाइयों सर, अरे जीटी क्या इशू करता बेटा? कंसाइनमेंट नोट इशू करता ना बेटा। क्लियर, पढ़िए। कंसाइनमेंट नोट मीन्स अ डॉक्यूमेंट issued by the goods transport agency GTA against receipt of goods for the purpose of transport of goods by road in a goods carriage which is serially numbered. बेटा क्या होता है ये? इसके अंदर गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है बच्चों। ये जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है उस गुड्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है एंड इट इज इश्यूड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, क्लियर, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज। ठीक है, अब कंटेंट क्या क्या होते हैं बेटा, जो हमने उस दिन पढ़े थे बेटा, याद है? ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर कंसाइनी इफ एनी, सर name of the concern concerning anyone, then registration number of the goods carriage in which goods are to be transported, then details of goods transported, details of place of origin and place of destination, GST number of the person liable to pay tax, बेटा याद आया बेटा कि रिवर्स चार्ज है कि फॉरवर्ड चार्ज है बेटा, कौन टैक्स पे करेगा, एंड देन अदर इन्फॉर्मेशन जो एक इनवॉइस में लिखा होता है बेटा, वो सब तो इसको मेंशन करना ही पड़ता है। क्लियर सर, ये हो गया क्या कंसाइनमेंट नोट की कहानी बेटा, हाँ है ना भाई? आइए एबीसी सिनेमाज सुनना बच्चों ध्यान से। सरकार कभी मूवी देखने गए बेटा आप? आवाज नहीं आ रही? ओए नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल बेटा। सर हाँ मैं लेके जाऊंगा बेटा मूवी देखने के लिए बेटा, ओके। किसको ले जाऊंगा वो आपको नहीं बता रहा बेटा मैं, ओके। किसी को ले जाऊंगा बेटा मैं, ओके। चलो ओ पढ़ भाई। सर मूवी देखने जाते तो सर वहां टिकट मिलता, टिकट मिलता नहीं, लेना पड़ता है। क्लियर? अच्छा सुनो, वहां पे अगर टिकट की वैल्यू लेस देन 200 भी हुई तो भी टिकट इश्यू करना कंपलसरी, याद है इसको बेटा? सेकंड थिंग, या अगर इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू किया तो सिग्नेचर नहीं हुआ तो भी चल जाएगा बेटा, और टिकट कोई टैक्स इनवॉइस माना जाता है, याद आया बेटा पॉइंट? उसके बारे में कुछ ना कुछ होगा, देखो ध्यान से। मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन हमने रिवाइज कर लिया एक बार। अब देखो ABC Cinemas, a registered person engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematographic film in multiplex screen was issuing consolidated tax invoice for the supplies at the close of each day. भाई 200 रुपए से कम का वैल्यू अगर होता है तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो बेटा। पर क्या वो प्रोविजन सिनेमा, देखो बेटा सिनेमा आ गया ना बेटा, देखो यार ये हमारा टेक्नोलॉजी बेटा, यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, इधर ध्यान। ऐसा यू नो ऐसा अलग अलग इफेक्ट हमारे पढ़ो ध्यान से, फालतू बात। सर एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31(3)(b रेड विथ फोर्थ प्रोविजन टू रूल 46, बेटा आप मुझे बताओ क्या वो लेस देन 200 वाला प्रोविजन क्या मूवी थिएटर पे लगता है क्या बेटा? मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पे नहीं लगता है, वहां पे सेपरेट टिकट इश्यू करना ही पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर द डिपार्टमेंट रेज्ड द ऑब्जेक्शन फॉर दिस प्रैक्टिस एंड आस्क्ड टू इश्यू सेपरेट टैक्स इनवॉइस फॉर ईच टिकट, एडवाइस एबीसी सिनेमास फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द लाइट ऑफ रिसेंट नोटिफिकेशन। बेटा क्लियर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा। क्लियर? अब देखो बेटा मैं बता रहा हूं ना, या तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर इस तरह का केस बना के पूछ लेंगे बेटा, पर आंसर तो वही रहेगा ना यार कि सर सिंस अगर हम मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कर रहे हो तो वहां पे अगर वैल्यू ऑफ सप्लाईज लेस देन 200 भी है तो भी आपको एवरी सप्लाईज पे अलग से टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। और इन केस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन इंस्टेड ऑफ इशूइंग द टैक्स इनवॉइस, अगर आपने टिकट इशू किया है तो भी वो एक्सेप्ट हो जाता है एज अ टैक्स इनवॉइस, अलग से टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं होती। ये लिख के आ रहा है बेटा आपको, हाँ है ना भाई?
पढ़े. The procedure followed by ABC Cinemas, a registered person engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematographic film in multiplex screen is as under. बेटा क्या है? The option to issue consolidated tax invoice is not available. It is not available to a supplier engaged in making supply of services by way of admission to movies in multiplex screen. बेटा हाँ है ना भाई? Thus ABC Cinemas cannot issue consolidated tax invoice for the supplies made by it at the close of each day. Yes or no? Further, ABC Cinema is required to issue an electronic ticket, पर the said electronic ticket itself will be deemed to be a tax invoice even if such ticket does not contain the details of the recipient of supply but contains other information जो एक invoice में mention होती है वो सब mention करना compulsory है. सर details of recipient नहीं होगा चल जाएगा बेटा हाँ है ना भाई? कोई खास बात? आप समझो मेरी बात को बच्चों. अगर आपने प्रोविजंस अच्छे से पढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बेटा. उसने केवल एक केस बना के पूछ लिया हाँ है ना भाई, पर आंसर डायरेक्ट है बच्चा आपके लिए. यस या नो? आप देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन, सीए इंटर एग्जामिनेशन सितंबर 24. तो बहुत दूर के एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा. क्लियर सर? जनवरी 21 एग्जाम का क्वेश्चन बेटा. यू गेटिंग माय पॉइंट? समझिए मेरी बात को बच्चों. क्लियर? इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ आपसे बच्चों, क्योंकि सर आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं. पर मैं अगेन आपको ये कर रहा हूँ क्या, ये सब क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो जरूरी नहीं कि मैं तो कह रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं है. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट यू मस्ट बी रेडी. हाँ है ना भाई? क्लियर? आप समझ रहे हो सर? ये क्वेश्चन करने के बाद शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि यार इतना इजी भी होता है क्या यार. पता है ये इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने हर एक पॉइंट पढ़ा हुआ और आपको याद भी है. बहुत सारे लोगों ने तो सर याद ही नहीं, प्रोसेसर छोड़ के छोड़ दिया बेटा कि 200 रुपए से कम का अगर टिकट होता तो सर इश्यू करना पड़ता कंपलसरी मूवी के केस में बेटा. हाँ है ना भाई? ये लोगों ने पढ़ाई नहीं है बेटा. अब जिसने पढ़ाई नहीं उसके लिए टफ या इजी क्या होगा? कुछ भी नहीं आता उसको तो बेटा. क्लियर? आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने हर लाइन पे ध्यान दिया हुआ है सर. यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? इसलिए आप अच्छे से पढ़िए एंड ये क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है बेटा ताकि आपका अप्रोच आपको पढ़ा रहे कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है एंड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर बेटा. ओके आइए 26. इज डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेशन applicable to suppliers who issue invoice to unregistered person? Yes. है ना भाई? If no, list the suppliers to whom dynamic QR code is not applicable. तो सर सबसे पहली बात तो किन के लिए applicable होता है? If any registered person whose aggregate turnover in any of the preceding financial year from 2017-18 onward कितना एक्सीड करता है बेटा? 500 करोड़. मजा आ गया बच्चों यार. तो वो जो भी B2C सप्लाई कर रहा है, वो जो भी B2C सप्लाई कर रहा है उसको डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना पड़ेगा बिल पे बेटा. हाँ है ना भाई? पर वो याद है 5 लोग बेटा जिनके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते. 5 लोग लिख के आने बेटा. देखिए 20 दिसंबर 21 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा. यू गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है ई इनवॉइस का पॉइंट आ जाए बेटा. आज सेम क्वेश्चन किया जाएगा किसके लिए? ई इनवॉइस के. वहां पे 6 लोग थे है ना, और वहां 5 करोड़ की लिमिट याद है बेटा? वो B2B ट्रांजेक्शन के लिए और एक्सपोर्ट के केस में अप्लाई होता है. यस या नो? सो सर आपने प्रोविजन जो पढ़े हुए अच्छे से पढ़े हुए, बस उसको अच्छे से रिवाइज करिए बेटा आपके एंड पर. क्लियर सर? आइए अगला क्वेश्चन ये लो. व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? आ गया बेटा ये. क्लियर? अगेन 5 मार्क क्वेश्चन. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मैंडेटरी इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस फॉर ऑल रजिस्टर्ड टैक्सेबल बिजनेस पर्सन? क्लियर? 5 करोड़. और अगर रजिस्टर्ड पर्सन जिसका in any of the preceding financial year from 2017-18 onwards aggregate turnover is exceeding 5 करोड़, तो वो जो भी B2B सप्लाई कर रहा है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है. इतना सा मार्क्स लिखा है बेटा. 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा ये. आप समझे मेरी बात को? क्लियर? और ये इंस्टीट्यूट का आंसर बेटा, मेरा आंसर नहीं है. हाँ इतना ही आंसर है, टू दी पॉइंट. क्लियर? समझे मेरी? 5 मार्क का क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट का आंसर है सर, मैंने नहीं लिखा है केवल. क्लियर? ठीक है. कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं और अगर आपको लगे कभी कभी कि सर इतना सा आपको आता है आंसर, तो सर यहाँ पे लिख देना फर्दर ई इनवॉइस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग पर्संस. वो 6 लोग के नाम वो लिख दो ताकि आपको लगे हाँ भाई पैराग्राफ थोड़ा बड़ा लिख दिया बेटा आपने. है ना? क्लियर? समझे मेरी बात? पर मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप बच्चों? अगर आपको आता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन आपके अच्छे से होंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सर. एंड ट्रस्ट मी सर, अगर सबके लिए इतना ईजी होता तो सबके 70-80 मार्क्स आते टैक्सेशन में. नहीं आते ना बेटा. तो जीएसटी भी लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है बेटा. आपने शिद्दत से पढ़ा हुआ है इसलिए हर क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है.
समझे मेरी बात? इसलिए जो चीज आपने बहुत शिद्दत से पढ़ ली है, अब उसको प्यार से अच्छे से रिवाइज करिए एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, एंड क्वेश्चन भी करिए, हल्के में लेने का नहीं। क्लियर? बुलाती पर जाने का नहीं। वही चिल्ला रहा जो जाता है बेटा बार बार। सर 28th मैं सर, क्योंकि मैं भी भगाया गया था बेटा सर। सर इधर ध्यान। ओ भाई मैं बस बस Messrs. Zing Trans of Kolkata is engaged in trading of transmitters. On 20th of May, Messrs. Zing Trans sent 500 units of transmitters for exhibition. किस लिए भेजा बेटा इसने? भाई एक मिनट, May 22 4 मार्क का क्वेश्चन बेटा, मैं चाहता हूं आंसर आप दे बेटा। किस लिए भेजा उसने? क्या सप्लाई हुआ है क्या? आवाज नहीं आ रही हो, सप्लाई हुआ है क्या? नहीं। फॉर एट चेन्नई ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस बेटा। तो जब वो भेजेगा तब क्या इशू करेगा? डिलीवरी चालान। आउट ऑफ द सेड 500 यूनिट्स 300 यूनिट्स हैव बीन सोल्ड ऑन 28th of July 21 एट द एग्जीबिशन। तब वो क्या करेगा? 300 यूनिट का टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। आउट ऑफ रिमेनिंग 200 यूनिट्स 150 यूनिट्स हैव बीन ब्रॉट बैक टू कोलकाता ऑन 25th of November and balance 50 units have neither been sold nor brought back बेटा। तो सर रिमेनिंग 50 यूनिट अगर विद इन 6 मंथ रिटर्न नहीं हुई, तो सर जब 6 महीने रिमूव होंगे, रिमूवल की डेट से 6 महीने एक्सपायर होंगे, तो मान लेंगे सप्लाई हो गया है, उस टाइम टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बेटा आपको। यस या नो? आप देखिए बच्चों, सर आप लाइन पढ़ रहे हो और आपको आंसर आ रहा है बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? क्लियर? मेरा बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चा कि आपको हर चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन लिख के रखना है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बन जाए बच्चों और मजा आ जाए जीवन के अंदर बेटा आपको। ओके क्लियर? सर एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग जीएसटी लो। एक्सप्लेन क्या करे पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आ गया बेटा, हाँ है ना बेटा? विद द एग्जैक्ट डेट्स ऑन विच टैक्स इनवॉइस नीड टू बी इशूड। सर सबसे पहली बात, सर गुड्स सेंट ऑन रिमूवल बेसिस, जब सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे जब होता है तब 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल, और एक्चुअल सप्लाई विच एवर इज अर्लियर जब होता है उस दिन इनवॉइस इशू करना पड़ता है बेटा। तो सर 500 यूनिट के केस में आप डिलीवरी चालान इशू करेंगे बेटा, एंड 300 यूनिट जब सेल हो गया था बेटा, सिंस विद इन 6 मंथ सेल हो गया बेटा, आपने कब भेजा था? 20 मई को। सेल कब हुआ? 28 जुलाई को। विद इन 6 मंथ है बेटा ये। तो 28 जुलाई को यू विल इशू द इनवॉइस फॉर 300 यूनिट्स बेटा। ये रहा एग्जैक्ट डेट, ये लो एग्जैक्ट डेट बेटा। सेकेंड 150 यूनिट के लिए कोई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, वो वापस आ गई बेटा अपने पास। पर 50 यूनिट्स के लिए 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल बेटा। आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? कब एक्सपायर हो रहे? 19, अरे यस नो सर 19 नवंबर 2021 को एक्सपायर हो रहे, तो सर नेक्स्ट डे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यस नो? क्लियर? 6 महीने एक्सपायर कब हो रहे? 19/11 को बेटा। तो आपको 6 महीने एक्सपायर होते नेक्स्ट डे क्या करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बोलो यस सर। डन। समझे क्या? आओ। पर कितनी यूनिट के लिए केवल? सर एक मिनट कोई गलती नहीं करे बेटा। अरे भाई गलती करे ना यार अपन यार। सर या देखिए बेटा, जल्दबाजी में तारीख नहीं देखी ध्यान से बेटा अपन ने। इनवॉइस 6 महीने कब एक्सपायर हो रहा है बेटा? 19th of November को। क्लियर? अब देखो 150 यूनिट रिटर्न कब हुई बेटा आपने? 25 नवंबर को बेटा। तो यार 150 + 50 पूरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा ऑन 20th of November बच्चों। अभी गलती हुई थी जल्दबाजी में बेटा, ठीक है? अपने डेट पे ध्यान नहीं दिया था बेटा इसलिए। अरे क्लियर? डन। तो सर इस केस में रिमेनिंग 200 यूनिट दैट इज 150 + 50 यूनिट्स, सर वो 6 मंथ में रिटर्न नहीं हुई। कितने महीने में रिटर्न नहीं हुई बेटा? 6 मंथ में। इसलिए 200 पूरे के पूरे यूनिट के लिए आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 20th of November बेटा। बोलो यस सर। चलिए बाली लिमिटेड a registered taxpayer provides security services to registered persons from Mumbai ऑफिस एंड दिल्ली ऑफिस बेटा। एक मिनट, पहली बात तो सिक्योरिटी सर्विस के केस में रिवर्स लगता है क्या बेटा? याद है सिक्योरिटी सर्विसेज इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, है ना भाई? वह रिवर्स लगता है, पर कब? अगर सर्विस सप्लाई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर आप मुझे बताओ यहां पर, सर क्या यहां पर सप्लाई करने वाला बाली लिमिटेड है क्या बेटा? लिमिटेड मतलब कंपनियों की बेटा, ये कंपनियों के मतलब ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गया बेटा ये, और बॉडी कॉर्पोरेट हो गया मतलब ये रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा।
अरे क्लियर? यस सर, एक बात वापस से कह रहा मैं आपको बेटा, आरसीएम हमने पढ़ा है बेटा, प्लीज सर, मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था बेटा कि कुछ सर्विसेज वहाँ पे जो दे रखी है, वहाँ पे कहीं पे बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है, कहीं नॉन बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है बेटा, ये चीज़ आपको जरूर से 2-3 बार रिवाइज करनी चाहिए बेटा, ठीक है सर, वरना वो क्या एकदम क्लिक नहीं करता बेटा अपने को। हाँ है ना भाई, कि कहाँ बॉडी कॉर्पोरेट था, कहाँ रजिस्टर्ड पर्सन था, कहाँ क्या लिखा था बेटा, ठीक है। मैं तो देखो रोज पढ़ाता हूँ बेटा, मेरा तो काम यही है जीवन में, कि काम किया जीएसटी वाला बेटा, इसलिए मेरे को तो याद है बेटा, पर आपको यू विल नीड सम प्रैक्टिस बेटा। हाँ है ना भाई, तो अभी आपको एकदम याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई मैजिशियन नहीं हो आप लोग बेटा कि हर चीज क्लिक पड़ते ही, तो आपको वहां पे मैंने पढ़ाते वक्त भी बोला था बेटा कि आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा वहां पे रिवर्स चार्ज में कहां पे क्या लिखा है बेटा उसके लिए। ओके चलिए, तो यहां मैंने आपको बता दिया कि ये सिंस बॉडी कॉर्पोरेट रिवर्स चार्ज नहीं लिखता बेटा। आगे बढ़ते बेटा अभी हम, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मुंबई ऑफिस एंड दिल्ली ऑफिस इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज रुपीज 30 करोड़ एंड 25 करोड़। कितना हो गया? 55 करोड़ हो गया बेटा एग्रीगेट टर्नओवर। For the month of November in the current financial year, Bali Limited prepares duplicate invoices and does not issue e-invoice as it is of the view that its aggregate turnover does not cross the threshold limit to make it liable for issuing of e-invoice. आप मुझे बताओ e-invoice की लिमिट कितनी बेटा? 5 CR. क्लियर? एक्सप्लेन वेदर बाली लिमिटेड का व्यू करेक्ट है या नहीं है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ई-इनवॉइसिंग इफ एनी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर क्या करके आना है? 5 करोड़ की लिमिट है बेटा और एग्रीगेट टर्नओवर इज 55 करोड़ बेटा इस केस में, इसलिए ई इनवॉइस अप्लाई होगा। दिमाग खराब मत करना, जो भी B2B सप्लाई कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी बच्चों। यस नो? क्लियर? और ई इनवॉइस के एडवांटेजेस हमने पढ़े थे बेटा, वो यहाँ पे आपको लिख के आना है बेटा। अच्छा, मैंने वहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में दे रखे थे बुक के अंदर बेटा, यहाँ पे आपको हेडर फॉर्म में दे रखे, चलेगा सर? ठीक है चलिए, आइए बच्चों, चलो आप देख लो बेटा, अगर आप ई इनवॉइस इशू करते हो तो क्या क्या फायदे है बेटा? सर, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू जीएसटी रिटर्न एंड ऑटो जनरेशन ऑफ ई-वे बिल वेरेवर रिक्वायर्ड। जैसे ही आप इधर से ई इनवॉइस का, सर याद है फॉर्म नोट जीएसटी INV01 के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पंच करेंगे। क्लियर? सर इन्फॉर्मेशन ऑटो अपलोड हो जाएगी कहाँ पे? आपके ईवी बिल के लिए भी बेटा और GST-1 फाइल करते वक्त भी बच्चों। हाँ है ना भाई? यस। एक्यूरेसी और रिकंसिलिएशन बेटा, सर आपने एक बार डाटा फिल कर दिया तो बार बार डुप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा बेटा आपको, तो डेटा एरर नहीं होगा बेटा आपका। हाँ है ना भाई? कई बार होता है ना, यहाँ लिखा कुछ और है वहां लिखने में गलती होगी बेटा आपसे। अर्ली पेमेंट, सर जैसे ई इनवॉइस इश्यू करते हो कस्टमर को उधर इमीडिएटली आप उसको ईमेल कर सकते हो बेटा। हाँ है ना भाई? ई इनवॉइसिंग फैसिलिटीज facilitates standardization and interoperability leading to reduction of disputes among transacting parties and thus improving पेमेंट साइकिल। सर क्या होता है? ई इनवॉइस इश्यू किया बेटा आपने, क्लियर? सर कस्टमर के उधर आप ईमेल कर देंगे उसको या कस्टमर को इमीडिएटली बिल भेज देंगे बेटा आप लोग। अरे हाँ है ना भाई? और वहां पे जब इनवॉइस आपने प्रॉपर्ली इशू किया है, फिर आपने सर GSTR-1 में भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर गई होगी बेटा, तो सर सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अगर जाती तो झगड़ा नहीं होगा ना यार, डिस्प्यूट नहीं होगा, तो पेमेंट साइकिल भी इंप्रूव होगी। फालतू की बातें लिख रही है बेटा, कोई मतलब नहीं इनका। सर कॉस्ट रिडक्शन बेटा, सर अगर आप ई इनवॉइस करेंगे तो इट विल रिड्यूस प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड दस लीड्स टू इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंसी। रिडक्शन ऑफ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इवेजन बेटा। सर भाई अगर आपने B2B सप्लाई किया है, बैकडेट में बिल इशू नहीं कर पाएंगे आप लोग, है ना? टैक्स इवेजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बेटा इसमें। सिंस अ कंप्लीट ट्रेल ऑफ B2B इनवॉइस अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट, क्योंकि जैसे ही आपने गवर्नमेंट की पोर्टल पे जाके इनवॉइस पंच कर दिया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को पहुंच गई बेटा। It will enable the system level matching of input tax credit and output tax, thereby reducing the tax evasion। इधर से आप GST-1 फाइल करेंगे, रेसिडेंट के 2B में पहुंचेगा बेटा, वो क्रेडिट लेगा बेटा। हाँ है ना भाई? और वहां पे टैक्स चोरी का चांस नहीं है बेटा। देन एलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइसेस, जो बैकडेट के अंदर फेक इनवॉइस इशू करते हैं बेटा और बोगस बिल जो इशू करते हैं लोग, क्लियर? उसके चांसेस बहुत एलिमिनेट हो गए इसकी वजह से बेटा। एंड लास्ट पेपर एलिमिनेशन, इट हेल्प्स इन पेपर एलिमिनेशन एंड देयरबाय इट इज इको फ्रेंडली। हाँ है ना? ये एडवांटेज दे रही बेटा, कोई खास बात नहीं है, कोई मगअप करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सर ये RTP का क्वेश्चन था बेटा, ओके? पर फिर भी एक बार रीड करेंगे इसको तो आपको कभी कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट भी अगर आपने लिख दिए तो 1 मार्क तो मिल जाएगा आपको इसका बेटा। क्लियर? और अगर मान लो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट अगर आपने एडवांटेज लिख दिया तो 3 मार्क उसके मिल जाएंगे बेटा आपको। हाँ है ना भाई? चलिए, कोई खास बात, कोई टफ बात है क्या? डिटरमाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा सुनो,
जो जीएसटी के मैंने फॉर्म नंबर आपको पढ़ाया बेटा, सारे नहीं पढ़ाए मैंने, जितने काम के थे उतने ही मैंने आपको पढ़ाया बेटा, ठीक है। जैसे मेनली तो रिटर्न्स अंडर जीएसटी वाले चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ा रखे बेटा आपको, हाँ है ना, क्लियर। तो सर वो फॉर्म आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, क्लियर सर। और बहुत इजी में याद होते हैं बेटा, जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई का, जीएसटीआर 3 भी रिटर्न का है बेटा, अरे हाँ ना, 2 भी इनवर्ड सप्लाई वाला बेटा याद है आपको, क्लियर। जीएसटीआर 4 कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए, जीएसटीआर 5 एनआरटीबी के लिए बेटा, 6 आपके कोर्स में 7 और 8 टीडीएस और टीसीएस वाला बेटा, 9 एनुअल रिटर्न, 9 भी स्टेटमेंट एनुअल स्टेटमेंट बेटा ईसीओ वाला, क्लियर। 10 जो है वो फाइनल रिटर्न, 11 जो है वो आपका वो यूआईएन वालों के लिए बेटा, हाँ है ना भाई, डन, समझे, क्लियर। आइए बच्चों, हरनाम एंड कंपनी, अच्छा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल, बताइए इनमें से ई इनवॉइस कहां पे एप्लीकेबल है। फर्स्ट, हरनाम एंड कंपनी डीलिंग इन इंटीरियर डेकोरेशन प्रोडक्ट्स made supplies to various registered and unregistered person in the preceding financial year. The aggregate turnover of Harnam and Company in the preceding year is 60 crore. बताओ इनवॉइस सप्लाई होगा, यस, है ना भाई। पर जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा ना उसी के लिए होगा, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा उसके लिए इनवॉइस सप्लाई नहीं होता। रिच एंड पुअर बैंक registered under GST has an aggregate turnover of rupees 75 crore in the preceding financial year. We don't care, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के लिए इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, क्लियर, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर बेटा। भारत माता की जय, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 6 लोगों के नाम लिख दिए बेटा और फिर प्रोविजन को अप्लाई कर दिया बेटा। अच्छा, कल मैंने बताया था ना आपको बेटा, वो 6 लोगों के नाम याद नहीं बेटा आपके पास, तो आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, क्या वैसे तो कोशिश करना याद रहे, क्लियर। आप ऐसा लिख सकते हो क्या, government has prescribed certain category of persons on whom provisions of e-invoice are not applicable, है ना, and one of the notified person is banking company, है ना sir, clear। Therefore e-invoicing provisions are not applicable to banking company. Therefore in this case rich and poor bank, although its turnover is more than the threshold limit for e-invoice, then also e-invoice provisions are not applicable on this bank beta, है ना भाई, done। 31 मिस्टर एक्स, कौन है बेटा ये, मिस्टर एक्स है। अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी हैज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 8 करोड़ बेटा। बताओ ई इनवॉइस अप्लाई होगा कि नहीं होगा बेटा, अरे बिल्कुल अप्लाई होगा बेटा, क्लियर सर। वेदर ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू ओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एक मिनट ध्यान से, जल्दबाजी मत कर देना सर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और लोकल अथॉरिटीज और पीएसयूज विच आर रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एज पर सेक्शन 51। सर यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस मिस्टर एक्स बेटा। सर याद करो सर्कुलर हमने पढ़ा था बेटा, अगर रेसिपिएंट जो कस्टमर है वो कौन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, पीएसयू एटसेट्रा है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, किसी और पर्पस के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे बेटा, यस सर। उनको रजिस्टर्ड पर्सन मानते बेटा, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन मानते हैं, और ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो B2B सप्लाई होगा, B2B सप्लाई है तो ऐसे केस में ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। वो तो केवल यूआईएन होल्डर याद है बेटा, यूआईएन होल्डर को रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानते बेटा, उसको B2C सप्लाई मानते बेटा हम लोग, ठीक है, क्लियर, डन। आइए, मोहन एंटरप्राइजेज इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन गांधीनगर गुजरात। कहां पे बेटा, they received services of advocate Samir, a registered person from Ahmedabad, Gujarat। सर मोहन जो रजिस्टर्ड पर्सन है, हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन गांधीधाम गुजरात, they received services of advocate Samir भाई, a registered person from Ahmedabad, Gujarat। Shekhar, an unregistered person, provided service of labor to Mohan Enterprises। ठीक है सर। Explain the provision relating to issue of invoice by the recipient Mohan Enterprises if he is liable to pay tax under reverse as under section number 93 और 94। अगर वो सेक्शन नंबर 93 और 94 में लाइबल होता तो सबसे पहली बात तो ये, सर आप मुझे बताओ, अगर आप रेसिपिएंट हो और आप पे रिवर्स एज मैकेनिज्म में लाइबिलिटी आती है, क्लियर, और सप्लायर अगर कौन है, अनरजिस्टर्ड है, कौन है बेटा,
तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट खुद टैक्स तो पे करेगा, खुद पे टैक्स इनवॉइस भी इशू करेगा बेटा, हाँ है ना भाई। और इस केस में एडवोकेट साहब और रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा, कौन है बेटा ये? तो हो सकता है उस एडवोकेट की कुछ अदर सप्लाईज भी होगी बेटा, उसकी वजह से वो रजिस्टर्ड है, तो हमको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। पर ये लेबर भाई कौन है? अनरजिस्टर्ड है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने क्वेश्चन ने माना कि मान लो इसमें रिवर्स चार्ज लगता है बेटा, क्या लगता है बेटा उसमें? अब रिवर्स चार्ज इफ ही इज, देखो लिखा ना बेटा, इफ ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, तो बताओ इनवॉइस इशू करना है क्या? तो लेबर वाले केस में क्या करना पड़ेगा इसको? खुद पे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यस या नो? क्लियर? डन। देखो यहाँ पे लिखा क्या, मोहन इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, क्योंकि समीर क्या है? रजिस्टर्ड। और लेबर वाले केस में अगर रिवर्स चार्ज है तो सर हाँ, एक मिनट, ये क्या लिखा है? रुको, मिस्टर शेखर, an unregistered person provided service of labor to Mohan Enterprises. Explain the provision relating to issue of invoice by recipient Mohan if he is liable to pay tax under reverse charge under section 93 और 94 बेटा। अच्छा, इसने ये नहीं बोला कि ये अज्यूम कर लो कि इसमें रिवर्स चार्ज लग रहा है, इसने बोला कि if he is liable to pay tax under reverse charge, तो क्या उसको खुद पे इन्वॉइस इशू करना है क्या? तो लेबर वाली सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज लगता नहीं बेटा। अरे हाँ ना भाई सर, तो लेबर हमने पढ़ा क्या रिवर्स चार्ज में लेबर वाला पॉइंट नहीं? क्लियर? तो अगर लेबर की सर्विसेज किसने ली है? मोहन ने। लेबर अनरजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज उस केस में तो कहीं लगता नहीं है। जब रिवर्स चार्ज लगता ही नहीं है तो उसको ना तो कोई टैक्स पे करना, ना खुद पे कोई इनवॉइस इश्यू करना। एडवोकेट वाले केस में क्या था बेटा? एडवोकेट वाले में क्या था? रिवर्स चार्ज था। क्लियर? पर एडवोकेट भाई क्या था बेटा? रजिस्टर्ड थे, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स तो पे करना है, पर सिंस सप्लायर रजिस्टर्ड है इसलिए खुद पे इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। पर लेबर वाले केस में रिवर्स चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? डन। आइए बच्चों, ओ किड्जी लिमिटेड मिला क्या बेटा आपको? किड्जी लिमिटेड अ होलसेलर ऑफ टॉयज registered in Chandigarh is renowned in the local market for the various varieties of toys and their reasonable prices। बेटा शायद आपको पता है, सेम क्वेश्चन में आगे पढ़ा है बेटा ये वाला, इसी को सर क्या किया, एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया बेटा। क्लियर? पढ़ लीजिए। किड्जी लिमिटेड मेक्स सप्लाई ऑफ 100 pieces of babies learning laptops and chat learning phones to Nancy General Store on 25th of September बेटा by issuing tax invoice amounting to rupees 1 lakh। However, the said toys were returned by the Nancy General Store on 30th September। Which document Kids Limited is required to issue in such a case? सर वो क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा बेटा, हाँ है ना मालिक? चलिए। During the month of May, Z Limited sold goods to Y for rupees 2,55,000 and charged GST at the rate of 18%. However, owing to some defect in the goods, Y Limited returned the goods by issuing a डेबिट नोट ऑफ रुपीज 40,000 in the same month बेटा। सर Z record the return of goods by issuing a credit note of rupees 40,000 plus GST in the same month। In this situation, GST liability of Z Limited for the month of May will be, सुनना बेटा, अच्छा पॉइंट है इधर भाइयों। कौन है ये? Z Limited। इसने क्या किया? आवाज नहीं आ रही, क्या किया? गुड्स बेचे किसको? Y Limited को। कितने में? 255 प्लस 18% GST बेटा। गुड्स में कुछ डिफेक्ट है बेटा, तो 40,000 की गुड्स क्या हो गया? रिटर्न हो गया। अरे हाँ है ना भाई? तो सुनो, इसने ओरिजिनली 2,55,000 प्लस जीएसटी बताओ 18% कितना होता है सर? 18% जीएसटी 45,900 बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? सर अब 40,000 रुपये बताओ 18% कितना होता है सर? 7,200। तो सर 45,900 की लायबिलिटी इसकी थी सेल पर, उसी महीने में इसने क्या कर दिया? क्रेडिट नोट उसी महीने में इशू किया है। यस सर, बताइए सर, लायबिलिटी में से 45,900 में से 7,200 लेस कर दीजिए बेटा, कितना? 38,700 इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच ही इज लायबल टू पे इन दिस मंथ ऑफ मई बेटा, हाँ है ना भाई? टफ है क्या? आइए, सुभाष एंड कंपनी, a registered person supplies taxable goods to unregistered person. It need not issue tax invoice if the value of supply of goods is कितना बेटा? सर 150 बेटा। अच्छा 200 हुआ तो टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता बेटा, लेस देन 200 है तो
अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सेल कर रहे हो तो ऐसे केस में इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी, इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days। चल, वेयर द गुड्स आर बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर सेल और रिटर्न बेसिस, इनवॉइस कितने में इशू करना पड़ता है बेटा? 6 months फ्रॉम द रिमूवल और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर ऑफ ए एंड बी बेटा, हाँ है ना भाई? चलिए 6th इनवॉइस, अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई? इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट कॉपी बेटा, और सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट कॉपी बेटा। ए इज द करेक्ट आंसर, बन गए आप क्या? करोड़पति बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अंडर जीएसटी लॉ बेटा? इसमें से इनकरेक्ट कौन सा वो निकालना है बच्चों? सर गुड, जो भी ऑनलाइन बेटा, वेरी गुड बेटा। सरकार, इफ द सप्लायर हैज एरोनियसली डिक्लेयर्ड अ वैल्यू which is more than the actual value of goods or services, then he can issue credit note for the same बेटा। भाई 1 लाख का बिल लिख दिया, जबकि लिखना था कितने का? 70,000 का बेटा, तो 30,000 का क्या इशू करोगे? क्रेडिट नोट। तो सही लिखा गया इसने बेटा? ये सही है बेटा, अपने को तो रॉन्ग निकालना है रे। इफ द सप्लायर डिक्लेयर सम स्पेशल डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ओवर, then he cannot issue credit note and under the GST law for the discount offer बेटा। हाँ है ना भाई? इसने पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया है। सर सप्लाई जब हो गया उसके बाद तो क्या ये जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए, ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा बेटा। क्लियर? और रेसिपिएंट उनका क्रेडिट रिवर्स किया होना चाहिए बेटा। क्लियर? बाकी नॉर्मल कोर्स में वो टैक्स ऐसा क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता। यस या नो? नेक्स्ट, इफ क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट is more than what has been declared in the tax invoice, then the supplier can issue debit note for the same। हाँ है ना भाई? सही जवाब। There is no time limit to declare details of debit note in the return बेटा। सर डेबिट नोट को डिक्लेयर करने का कोई रिटर्न में टाइम लिमिट नहीं दे रखा है क्या बेटा? सर डेबिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट दे रखा है बच्चा। सॉरी, डेबिट नोट इश्यू करने का कोई टाइम नहीं है बेटा, पर डेबिट नोट को बिल में डिक्लेयर, टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना यार बच्चों इसको। अरे हाँ है ना भाई? तो सर ध्यान देना बच्चों, क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट दे रखा है, डेबिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट नहीं दे रखा। अब इसने क्या किया? लैंग्वेज में अपने को घुमा दिया बेटा इसने। समझ रहे मेरी बात बच्चों? क्लियर? इसलिए कभी कभी क्या होता है सर, इस तरह के ट्रिकी पॉइंट भी बन जाते हैं बच्चों। ठीक है? इसलिए आपको लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है बेटा। देखिए इसका आंसर क्या है बेटा? देखिए सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या बोलता है बेटा? 4th। क्लियर? 4th क्या है बेटा? रॉन्ग। हाँ है ना भाई? विच आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा बेटा? देखिए क्यों इनकरेक्ट है, वापस पढ़ो इसको बेटा ध्यान से। देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न। अरे आप मुझे बताओ, आपने डेबिट नोट 3 साल बाद इश्यू किया, वो चलेगा रे? देयर इज नो टाइम लिमिट टू इश्यू द डेबिट नोट बेटा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट है क्या? 30 नवंबर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। पर आप मुझे बताओ, मैंने डेबिट नोट इश्यू कर दिया, अब उसको रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करूंगा क्या मैं बेटा? यार रिटर्न में तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना यार। क्लियर? इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मेरी बात समझे कि वापस समझो बेटा? मैं समझ गया बेटा? क्लियर? सर क्योंकि एवरी मंथ जब आप रिटर्न फाइल करते हो, उस महीने में जितने भी आपने टैक्स इनवॉइस इश्यू किए, डेबिट नोट इश्यू किए, उन सबका इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करना पड़ता ना यार। इसलिए सर दिस पॉइंट नंबर 4 इज रॉन्ग, क्योंकि देयर इज टाइम लिमिट टू डिक्लेयर द टैक्स डेबिट नोट इन द रिटर्न बेटा। सेम महीने में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा बच्चों। हाँ है ना? क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 8। सुविधा एंटरप्राइजेज, कौन बेटा? सुविधा एंटरप्राइजेज issued invoices pertaining to 2 independent outward supplies wherein one invoice value for the supply was understated by 7500। एक मिनट, आपने वैल्यू में कम लिख दिया था बेटा, तो डेबिट नोट इश्यू करेंगे बेटा इसके लिए। एंड इन अनदर इनवॉइस वैल्यू वाज ओवरस्टेटेड बाय 45,000, तो इसका क्या इश्यू करेंगे? क्रेडिट नोट। अच्छा, इसके लिए डेबिट नोट, इसके लिए क्रेडिट नोट। चलिए आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी इश्यूड बाय द फर्म for the understatement or overstatement of the invoice value beta? Debit note to be issued for 75,000, yes. Credit note to be issued for 75,000, nahi. Debit note to be issued for 45,000, no. Credit note to be issued for 45,000, yes.
सर सी इज द करेक्ट आंसर और बन गया आप क्या करोड़पति। भारत माता की जय। क्लियर, डन। और आपके लिए क्या लिखा है बेटा, एज यू नो मोर यू ग्रो मोर। क्लियर, इसी के साथ भारत माता की जय। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। और हाँ सूरज भाई, सर आप नेट करके डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर सकते बेटा। जिसको डेबिट नोट देना हो डेबिट नोट उसको अलग देना पड़ेगा ना यार, क्योंकि उस डेबिट नोट के बेस पे कस्टमर को आईटीसी मिलेगा बेटा, और क्रेडिट नोट जिसको इश्यू करना है उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है बेटा। इसलिए नेट करके इश्यू नहीं कर सकते बेटा, इनवॉइस वाइज आपको अलग अलग इश्यू करना पड़ेगा। अच्छा, भले ही कस्टमर को क्रेडिट मिले ना मिले, डेबिट नोट अलग होते हैं, क्रेडिट नोट अलग होते हैं बेटा हमेशा। हाँ, मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए सिंगल डेबिट नोट कैन बी इश्यूड, मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए सिंगल क्रेडिट नोट कैन बी इश्यूड, और दोनों को नेट करके नहीं कर सकते बेटा आप। ओके, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। और इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर के क्वेश्चन भी खत्म होते हैं अब।